हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर नंबर 16 में आज हम बात करने वाले हैं स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इनके बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थार्नडाइक और पावलाव की तरह, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम ऐसा नहीं है जहाँ पर इन तीनों से प्रश्न ना पूछे गए हों। यह भी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में हम प्रत्येक पॉइंट के लिए विस्तार से समझने वाले हैं। इनके जो सिद्धांत है वो शैक्षिक दृष्टिकोण से किस प्रकार उपयोगी है, इसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। चलिए सबसे पहले स्किनर के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट हैं, इन्हें जानते हैं। इनका पूरा नाम B.F. स्किनर यानी कि बुरे फ्रेडरिक स्किनर था। इनका जन्म 20 मार्च 1904 के लिए हुआ था और मृत्यु जो है वो 18 अगस्त 1990 के लिए हुई थी। ये तीनों पॉइंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा, पूरा नाम भी नहीं पूछेगा, ना जन्म ना मृत्यु के बारे में नहीं पूछेगा। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाता है, पूछ लेता है कि वो स्किनर जो है वो किस देश के निवासी थे, यानी इनका संबंध किस देश से था। तो हमें ध्यान रखना है ये अमेरिका के थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी लेखक थे, आविष्कारक भी थे और सामाजिक दार्शनिक भी थे। 1958 से 1974 तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर भी रहे थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने किया है। स्किनर ने सबसे ज़्यादा जोर जो है वो क्रियाओं के लिए दिया है, अनुक्रिया के लिए इन्होंने विशेष महत्व दिया है, इसीलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। यानी इन्होंने जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया है वो रिस्पॉन्स के लिए दिया है, यानी कि अनुक्रिया के लिए। इस सिद्धांत के अनुसार अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स पहले होगा, उसके बाद उद्दीपक यानी स्टिमुलस आएगा। इसीलिए इनके इस सिद्धांत के लिए अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन वाली बात है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे SR थ्योरी के नाम से जानते थे। SR थ्योरी इसलिए क्योंकि उनका जो पूरा जोर था वो उद्दीपक पर था, यानी कि स्टिमुलस पे था, यानी कि स्टिमुलस जो है वो पहले आएगा और उसके बाद बच्चा जो है रिस्पॉन्स करेगा। जो यानी अपने प्रयोग में उन्होंने ये क्या कहा था, पिंजड़े में जब बिल्ली बंद कर दी थी, भूखी बिल्ली जो थी, और सामने भोजन रख दिया, यानी स्टिमुलस पहले लगा दिया था, उसके बाद बिल्ली को जब अपने स्टिमुलस पर पहुंचना था तो उसने क्या किया, उसने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, अनुक्रिया करना शुरू कर दिया। और जब सही अनुक्रिया उसने की तो क्या हुआ, बिल्ली भोजन तक पहुंच पाई। ये क्या है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने स्टिमुलस पहले दिए, लेकिन इनका बिल्कुल अपोजिट है। इन्होंने कहा है कि बच्चा पहले अनुक्रिया करेगा, उसके बाद हम उसके सामने पुनर्वलन पेश करेंगे, यानी कि रेनफोर्समेंट। तो इसलिए इन्होंने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है वो रिस्पॉन्स के लिए दी है, इसलिए इनके सिद्धांत को आर्केटाइप्स थ्योरी भी कहते हैं। इनके जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसके कुछ अन्य नाम भी हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। इनका जो अन्य नाम है वो है कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, RS थ्योरी यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, R टाइप थ्योरी। R टाइप थ्योरी इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है वो रिस्पॉन्स के लिए दी है। अगला है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ये इनके कुछ नाम थे जिन्हें जानना आवश्यक था। चलिए जानते हैं पुनर्वलन क्या है, व्हाट इज रेनफोर्समेंट। यहाँ ये जो होगा ये W.F. हिल की परिभाषा दी गई, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। अगर इस परिभाषा का हम ढंग से अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पुनर्वलन क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है पुनर्वलन अनुक्रिया का परिणाम है, पहली लाइन में ही पता चल रहा है, यानी कि बच्चे के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया जाता है उसका रिजल्ट ही क्या होता है, पुनर्वलन होता है। ये
जिससे कि भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ती है। यानी कि कोई पुनर्वलन होता है तो उससे क्या होता है कि उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ती है। बच्चा उस रिस्पॉन्स के लिए बार बार करेगा, उस अनुक्रिया को बार बार करने का प्रयास करेगा। पुनर्वलन के प्रकार, पुनर्वलन कितने प्रकार के होते हैं? पुनर्वलन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सकारात्मक पुनर्वलन यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, और दूसरा है नकारात्मक पुनर्वलन यानी कि निगेटिव रेनफोर्समेंट। सकारात्मक पुनर्वलन यानी ऐसा पुनर्वलन जिससे कि अनुक्रिया करने की संभावना क्या हो जाए? प्लस, यानी कि बढ़ जाए। प्लस का मतलब ये है कि बढ़ जाए, यानी कि जो रेनफोर्समेंट रिस्पॉन्स में क्या है इंक्रीज करेगा वो ही क्या होगा? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होगा। और ऐसा पुनर्वलन जिससे कि अनुक्रिया करने की संभावना घट जाए यानी कम हो जाए वो क्या होगा? नेगेटिव रेनफोर्समेंट होगा। तो हमें यहाँ केवल इतना ध्यान रखना है, जो अनुक्रिया करने की संभावना को बढ़ाएगा वो सकारात्मक पुनर्वलन होगा, और जो अनुक्रिया करने की संभावना को घटाएगा वो नकारात्मक पुनर्वलन होगा। सकारात्मक पुनर्वलन में हम उद्दीपक को क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं, यानी कि जो उद्दीपक होगा यानी कि जो लक्ष्य होगा उसे क्या करेंगे? प्रस्तुत कर देंगे। और नकारात्मक में क्या होगा कि उद्दीपक को हटा देंगे। थोड़ा उदाहरण के रूप में समझेंगे कि सकारात्मक में क्या होता है कि बच्चे ने मान लीजिए कुछ अच्छा काम कर दिया तो हम उसकी कॉपी पर क्या करते हैं कि गुड भी लिख देते हैं, वेरी गुड, स्टार भी दे देते हैं, उसे शाबाशी दे देते हैं, उसकी तारीफ भी कर देते हैं और पुरस्कार के रूप में कुछ दे भी देते हैं। तो ये क्या होता है? उसका सकारात्मक पुनर्वलन होता है। इससे बच्चा क्या होता है? मोटिवेट होता है और उस अनुक्रिया को बार बार करने का प्रयास करता है। दूसरा है नकारात्मक, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे के अंदर नेगेटिविटी लाती हैं, यानी नकारात्मक। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे उद्दीपक को वहाँ से हटा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने कोई काम किया, अगर मान लीजिए हम उसकी कॉपी पर कोई निंदा कर दें उसकी, या उसकी कॉपी पर कोई ऐसी बात लिख दें जिससे कि वो अपने आप के लिए हीन भावना से भर जाए, तो क्या करते हैं कि ऐसे उद्दीपक को हम हटा देते हैं। इससे क्या होता है? उस अनुक्रिया को करने के लिए बच्चा क्या है? प्रयास ही नहीं करेगा, उस अनुक्रिया को करेगा ही नहीं, उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा। तो क्या है कि ऐसी नकारात्मक चीज़ों के लिए हम क्या कर देते हैं कि हटा देते हैं। यही होता है। उम्मीद है आपके लिए समझ में आ चुका होगा कि सकारात्मक और नकारात्मक में क्या अंतर है। स्किनर ने अपने सिद्धांत में 4 प्रकार के पुनर्वलन का प्रयोग किया है, यानी कि इन्होंने 4 प्रकार के पुनर्वलन बताए हैं। पहला है निश्चित अनुपात पुनर्वलन यानी कि फिक्स्ड रेशियो रेनफोर्समेंट। दूसरा है निश्चित अंतराल पुनर्वलन यानी कि फिक्स्ड इंटरवल रेनफोर्समेंट। तीसरा है आंशिक पुनर्वलन यानी कि पार्शियल रेनफोर्समेंट। और चौथा है 100% पुनर्वलन यानी कि 100% रेनफोर्समेंट। चलिए प्रत्येक के लिए समझते हैं। निश्चित अनुपात पुनर्वलन यानी कि बच्चे के द्वारा जो अनुक्रिया की जाती है उसके बदले में जो पुनर्वलन प्रस्तुत किया जाता है वो क्या होता है? एक निश्चित अनुपात में होता है, उसका एक फिक्स्ड रेशियो होता है। उसी के आधार पर हम बच्चे के लिए क्या करते हैं कि उसी के आधार पर हम बच्चों के लिए क्या है? पुनर्वलन प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है निश्चित अंतराल यानी कि पुनर्वलन जो हम बच्चे के लिए देते हैं वो उसका एक टाइम फिक्स होता है, यानी कि एक फिक्स टाइम पर बच्चे के लिए पुनर्वलन दिया जाता है कि बच्चा अगर ये काम करे। जैसे मान लीजिए हम कोई जॉब करते हैं तो हमें सैलरी कब मिलती है? एक फिक्स टाइम पे मिलती है। तो उसी प्रकार का जो होता है रेनफोर्समेंट वो फिक्स होता है, यानी कि फिक्स अंतराल पे ही बच्चे के लिए रेनफोर्समेंट। अगला है आंशिक पुनर्वलन यानी कि पुनर्वलन जो हम बच्चे के लिए देते हैं वो पूर्ण रूप से एक बार में नहीं बल्कि आंशिक रूप से, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके, यानी पार्टों में डिवाइड करके बच्चे के लिए प्रस्तुत करते हैं। ऐसा पुनर्वलन जो होता है वो हमारा आंशिक पुनर्वलन होता है जिसके कुछ अंश हम प्रस्तुत करते हैं। अगला है 100% पुनर्वलन यानी कि 100%, यानी कि जो पुनर्वलन है यानी बच्चे ने एक बार में जो अनुक्रिया की है, अच्छा रिस्पांस दिया है, तो उसका वो रेनफोर्समेंट है वो हम एक ही बार में पूरा उसके सामने प्रस्तुत कर दें, वो ही हमारा क्या है? 100% पुनर्वलन होगा। ये स्किनर ने अपने सिद्धांत में 2 प्रकार के व्यवहार की व्याख्या की है। पहला है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार यानी कि रिस्पोंडेंट बिहेवियर, जो अनुक्रिया किसी उद्दीपन के माध्यम से होती है, यानी कि ऐसी अनुक्रिया जो उद्दीपन के माध्यम से होती है जिसका संबंध उद्दीपन से होता है, यानी कि स्टिमुलस से होता है, इसका संबंध उद्दीपक से होगा। ये पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के प्रतिमान पर आधारित है। यानी कि पावलोव का जो अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत था उसमें क्या है कि अनुक्रिया जो थी वो, यानी कि जो रिस्पांस था वो किस पर डिपेंड था? वो था स्टिमुलस पर। यानी कि जब स्टिमुलस होगा तो उसके सामने जो जीव होगा, प्राणी होगा, वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कि भोजन यानी उद्दीपक को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ गई, ये क्या है? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है।
दूसरा है सक्रिय व्यवहार यानी कि ऑपरेंट बिहेवियर, जो व्यवहार स्वेच्छा से होता है यानी कि जिसमें उद्दीपक का कोई रोल नहीं होता तथा किसी उत्तेजक या उद्दीपक के नियंत्रण में नहीं होता। जैसे हाथ पैर चल रहे हैं यानी कि हमारे जो हाथ पैर चलते हैं उसमें क्या है, किसी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती, ये जनरली चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। चलिए स्किनर का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जो उन्होंने चूहे पर किया था। स्किनर ने अपने प्रयोग में विशेष प्रकार का बक्सा, जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं, उसमें एक भूखा चूहा छोड़ दिया। बक्से में लीवर लगा हुआ था जिसके दबने पर खट की आवाज़ होती, साथ में भोजन प्याले में गिरता। चूहा इधर उधर दौड़ता, जब भी उसके पैर से लीवर दबता तभी आवाज़ के साथ चूहे को भोजन मिलता। जब यही क्रिया बार बार दोहराई जाने लगी तो चूहा लीवर दबाना सीख गया। जब भी वह भोजन चाहता वह लीवर दबाकर भोजन शीघ्र पा लेता। इस प्रयोग में भोजन चूहे के लिए पुनर्वलन का कार्य करता है। अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्किनर बॉक्स है, इसके अंदर ये रैट है और ये लीवर लगा हुआ है छोटा सा। लीवर का जो कनेक्शन है वो बाहर यानी कि कहीं जो उसका भोजन था चूहे का, वहाँ पर उससे क्या है, कनेक्ट है ये, यानी कि चूहे का जो भोजन है वो चूहे के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। चूहा क्या है कि अपनी अनुक्रियाएँ कर रहा है, यानी कि इधर उधर दौड़ रहा है वो, और जैसे ही उसका पैर क्या है लीवर पर पड़ता है तो आवाज़ होती है और भोजन जो है आता हुआ सीधा उसके प्याली में गिरता है। तो चूहा पहले इस बात से अनभिज्ञ था, लेकिन जब भी उसका पैर लीवर पर पड़ता तो उसे तुरंत भोजन मिलता, और ये बात उस चूहे के दिमाग में फिट हो गई कि जैसे ही लीवर दबता है तो भोजन मेरे सामने आता है। तो यही क्रिया जब बार बार दोहराई जाने लगी तो चूहा जो जब भी चूहे को भोजन की ज़रूरत होती वो तुरंत लीवर दबाता और भोजन उसके सामने आ जाता। इसमें क्या है कि भोजन जो है उसके सामने नहीं है, यानी कि स्टिमुलस बिल्कुल प्रस्तुत नहीं किया है। चूहा पहले अनुक्रियाएँ यानी कि रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद उसके सामने स्टिमुलस आता है। इसीलिए इस थ्योरी को आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या है कि स्टिमुलस बिल्कुल सामने नहीं होता, यानी कि रेनफोर्समेंट जो है वो बाद में प्रस्तुत किया जाता है। पहले क्या है, अनुक्रियाएँ की जाती हैं, सकारात्मक अनुक्रियाएँ की जाती हैं, उसके आधार पे ही रिस्पॉन्समेंट जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। उम्मीद है आपके लिए समझ में आ चुका होगा। दूसरी एक बात ध्यान और रखनी है कि स्किनर ने दूसरा प्रयोग किया था वो चूहे पर नहीं बल्कि वो कबूतर पर किया था, यानी इनका जो दूसरा प्रयोग था वो कबूतर पर था, यह ध्यान रखना है। लेकिन मोस्टली जो पूछा जाता है वो चूहे वाला पूछा जाता है, तो हमने चूहे वाले के लिए विस्तार से समझाया आपके लिए। चलिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देख लेते हैं, यानी क्रिया प्रसूत सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। पहला है पुनर्वलन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रेनफोर्समेंट। इस सिद्धांत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रेनफोर्समेंट के लिए दी गई है, यानी पुनर्वलन के लिए। बच्चा कोई अनुक्रिया करेगा, कोई रिस्पांस देगा तो उसके सामने तुरंत ही रेनफोर्समेंट यानी पुनर्वलन प्रस्तुत कर दिया जाता है। अगला है व्यवहार को स्वरूप प्रदान करना। इसमें क्या है, शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार को क्या करता है, एक निश्चित दिशा प्रदान कर सकता है, ये है। और अगला है परिणाम की जानकारी। जैसे ही बच्चा कोई अनुक्रिया करता है उसके सामने पुनर्वलन प्रस्तुत किया है जो उसके लिए क्या है, परिणाम होता है यानी रिजल्ट होता है। अगला है अधिक्रमित अधिगम यानी कि परफॉर्म्ड लर्निंग। इस सिद्धांत में स्किनर ने ये अधिक्रमित अधिगम के बारे में बात की है, यानी इससे क्या है कि बच्चे के अंदर शब्द भंडार की वृद्धि होती है। संतुष्टि है अगला, सेटिस्फिकेशन। इससे क्या है कि बच्चा सेटिस्फाई जल्दी होता है और सीखता भी जल्दी है। बच्चे ने कोई अनुक्रिया की, उसके सामने हमने कुछ पुनर्वलन प्रस्तुत कर दिया, उसे कुछ पुरस्कार दे दिया या कुछ शाबाशी दे दी, उससे क्या है बच्चे के अंदर सेटिस्फिकेशन आता है, बच्चा संतुष्ट हो जाता है और ये अनुक्रिया करने के लिए बाध्य हो जाता है। अगला है निदानात्मक शिक्षक। इस शिक्षण के माध्यम से क्या है कि हम समस्याओं का निदान आसानी से कर सकते हैं। जो जटिल समस्याएं होती हैं, मानसिक रोगियों की जो सक्रिय अनुबंधन का प्रशिक्षित किया जा सकता है, और क्या है कि अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ये कुछ ऐसा ही दिया गया है। उम्मीद है आपके लिए समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से संबंधित ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी, अपने विचार कमेंट्स में अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।